Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. So yes guys, in the previous video we had discussed that how can we find out how can we derive the formula for wavelength. So yes, in today's video we are going to figure out that how can we calculate the formula for time period, right? It has the same steps, actually same method है, same हमारे पास headings आएंगी. You just need to know that on what thing time period really depends upon. ये जो टाइम पीरियड है वो किन चीज़ों पर डिपेंड है, वो हमारे पास डिपेंड करता है किसी भी जो बॉडी है उसके मास के ऊपर, किसका कितना मास है, उसके लेंथ के ऊपर कि उसकी लेंथ कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है और एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। अब वो जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को हेडिंग्स के साथ कल की वीडियो में बताए थे वही सेम स्टेप्स हमारे पास इस वाली वीडियो में होंगे। क्योंकि फार्मूला जो हमारे पास मेथड है वो बिल्कुल सेम है। यू जस्ट नीड टू नो कि जो सिंपल डिफरेंस आता है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। कल हमारे पास वेवलेंथ था तो हमने उसकी देखा था कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आज हमारे पास टाइम पीरियड है तो हमने यहाँ पे इसको देखा है कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर और एंगल थीटा के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ कर लेने के बाद आप लोगों ने उसको क्या देनी है, इन्हीं क्वांटिटीज़ को पावर्स देनी है। सही हो गया? यही सेम चीज़ मैं दोबारा नीचे लिखूँगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ मैंने लिखना है ये सब कुछ। और मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिया है, एम को पावर मैंने ए दे दी है, एल को पावर बी दे दी है, जी को पावर सी दे दी है और थीटा को पावर मैंने डी दे दी है। सही है? वही सेम कल वाले स्टेप्स हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आप लोगों ने उसकी जो डिपेंड जिस चीज़ पे वो करता है सिर्फ उसमें डिफरेंस आएगा। अच्छा, अगली चीज़ अब हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर वो डिपेंड करती है, जैसे मास, लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थीटा। हमने इनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये सब जो है ना, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में है। मैंने आप लोगों को कल इन डिटेल बताया था कि जब हमारे पास इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इज इक्वल्स टू का साइन लगता है तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ होता है। मोस्टली हमारे पास जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो के होता है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट यूज़ हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम लोग सिंपल कांस्टेंट लिखेंगे हर जगह। हमें अगर किसी चीज़ का पता भी है कि कौन सा कांस्टेंट लगेगा, यू स्टिल नीड टू राइट कांस्टेंट वर्ड ऑन इट, राइट? और उसके बाद हमारे पास अगली हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास सेम रहेंगी। अच्छा, अब मेरे पास मैंने निकालनी है डायमेंशंस। मास की डायमेंशंस मुझे पता है कैपिटल एम हो जाएंगी। लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन मेरे पास कैपिटल एल हो जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का भी आप लोगों को पता है एल टी माइनस टू आएगा। कैसे आएगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम आता है, तो एल टी माइनस टू के फॉर्म में ही आ जाएगा। और थीटा जो है वो एक एंगल है, एंगल की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होते। याद है मैंने आप लोगों को जब डायमेंशन के कुछ कंपोनेंट्स बताए थे तो वहाँ पे हमारे पास आया था डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो जो हमारे पास थीटा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है डायमेंशन लेस वेरिएबल है। डायमेंशन लेस वेरिएबल है ये, सही है ना? और वेरिएबल ये क्यों है? क्योंकि एंगल चेंज होता रहता है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंगल्स होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमारे पास इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, लेकिन इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। सही हो गया। अब हमारे पास ये हमारा फार्मूला हो गया। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर मैंने डायमेंशन के साथ लिख दिया। टाइम का जो डायमेंशन होती है कैपिटल टी हो जाती है, एम की मेरे पास कैपिटल एम हो जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ की मेरे पास कैपिटल एल हो जाती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मेरे पास एल टी माइनस टू की फॉर्म में हो जाती है। और ऊपर जो मेरे पास ये है मतलब इसका जो पावर्स हैं ए बी सी वो मेरे पास सेम रहेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया। अब मैंने निकालनी है वैल्यूज़। मैंने इक्वेशंस को बनाना है और उसके थ्रू मेरे पास जो टाइम है और जो मास है और जो लेंथ है, इनके थ्रू मैंने जो इनके पावर्स है ए बी सी, मैंने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगी तो मैं यहाँ देख लेती हूँ टाइम को। ये मेरे पास टाइम रहा ना। अब देखो यहाँ पे टी है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे टी है, इसकी पावर -2c है। तो मैंने पहले टाइम ले लिया 10, टी रेज़ टू द पावर 1 इज़ इक्वल्स टू टी रेज़ टू द पावर -2c। यहाँ पर मैं आ गई, ये देखिए टी रेज़ टू द पावर 1 इज़ इक्वल्स टू टी रेज़ टू द पावर -2c। अब यहाँ पे 1 1 नीचे आ जाएगा और ये जो -2c रहेगा। मैंने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो c मेरे पास -½ आ जाएगा। c इज इक्वल्स टू -1/2। इसी तरह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम हो गया। मैंने देखना है मास। अब यहाँ पे m है, m रेज़ टू द पावर a है और यहाँ पे कोई m नहीं है तो m रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा।
मैं आऊँगी m raised to the power g is equals to m raised to the power a. Let me change the highlighter color. Yes. देखें यहाँ पे m raised to the power 0 है क्योंकि उस तरफ कोई m दिया हुआ नहीं है ना, और यहाँ m raised to the power a है, तो मतलब a का जो वैल्यू आ गया वो मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे पास जो क्वांटिटी बच गई दैट इज लेंथ l raised to the power b डॉट l raised to the power c is equals to l raised to the power 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी l नहीं दिया हुआ। तो मैं यहाँ आऊँगी और मैं क्विकली यहाँ पे लिख लेती हूँ कि यहाँ पे देखिए l, क्योंकि l raised to the power 0 is equals to l raised to the power b डॉट l raised to the power c। जब हमारे पास बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास देखिए सी का आंसर जो है वो मेरे पास -हाफ, ये देखें ये दिया हुआ है -हाफ, तो मैंने यहाँ सी की जगह -हाफ लगा दिया। यहाँ मेरे पास 0 ही रहेगा और बी उसकी जगह पे रहेगा। अब -हाफ को मैं उधर ले जाऊँगी तो बी मेरे पास +हाफ हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास सिंपली ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, जो मैंने वेवलेंथ की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, आप लोगों को पता है कि इक्वेशन जब मैंने बना ली थी तो मेरे पास कोई भी डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पर तो देखिए डायरेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी लंबा मेथड था जिसके थ्रू हमने वो फाइंड आउट किए थे। तो अगर आप लोगों को वो समझ आ सके तो दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू, तो आप लोगों को ये भी ईज़िली समझ आ जाएगा। अब मेरे पास एबीसी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, जो मेरी ये मेन इक्वेशन है ना गाइस, ये वाली टी इज़ इक्वल्स टू एम ए एल पी और जी सी, मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए जो था मेरे पास +हाफ था, बी मेरे पास माइनस सॉरी ए जो था वो मेरे पास 0 था, बी मेरे पास +हाफ था और सी मेरे पास -हाफ था। तो मैंने इसकी सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दी। अब देखिए एम नॉट का मतलब है कि एम की वैल्यू कैंसिल आउट जाएगी, एम मेरे पास ख़त्म हो गया। अब एल हाफ मेरे पास अंडर रूट में आ जाएगा और जी -हाफ मतलब ये नीचे चला जाएगा। अभी दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे, तो मैं इनको इस फॉर्म में लिख दूँगी, टी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एल ओवर जी। आप लोगों को पता है जो टाइम पीरियड होता है उसका फ़ॉर्मूला भी यही होता है। अच्छा, एक और ऐसा ये हमारे पास यहाँ तक डिराइव हो चुका है, मेरे पास ये मेरा ख़त्म हो गया, मतलब ये मैंने डिराइव कर लिया है। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये गाइस कि जो ये चीज़ होती है ना कि किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये आप लोग को हो सकता है कि पेपर में कभी ना गिवन हो। अगर पेपर में गिवन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं गिवन है तो आप लोगों ने अपना मेंटल मैथ यूज़ करना है। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी दे दी है ना उन्होंने, आप लोगों ने देखना है कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या वो मास पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? क्या वो लेंथ पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड की फ़ॉर्मूला में मैंने मास, लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थीटा लिया, सही हो गया। लेकिन अब जब मैंने उसको आगे मैं चलाती जा रही हूँ तो मुझे पता चला कि एंड में जो मेरा मास है, ये मास है, वो मेरा नीचे जाते-जाते ख़त्म हो गया। सी मेरा जो मेन इक्वेशन है उसमें कोई मास नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई क्वांटिटी ज़्यादा भी ले लूँगी ना गाइज़, तो वहाँ पे अगर वो उस फ़ॉर्मूला में फिट हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप लोगों को सिंपल हमारे पास जो मेन फ़ॉर्मूला आएगा ना, जो बनेगा, अगर वो उसमें है इट मीन्स दैट इज़ वो सही है, लेकिन अगर नहीं है इट मीन्स वो उस पे डिपेंड नहीं करती है, सही है। लेकिन वही बात है कि अगर आप लोग कोई क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कहते हैं वेरिएबल, मतलब आप कोई तुक्के से जो भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, जो आप लोगों के दिमाग में क्वांटिटी आ रही है, ज़्यादातर मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ही होती हैं, तो आप वो तीनों रख लें। वो तीनों रख लें, अगर उस पे डिपेंड करती होगी तो मेन फ़ॉर्मूला में आ जाएगी, और अगर नहीं डिपेंड करती होगी तो वो नहीं आएगी, सही है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होती है, बस आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप लोगों ने क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, सो वेल एंड गुड, नहीं दी हुई हैं तो जस्ट टेक व्हाटएवर यू थिंक इट डिपेंड्स अपॉन, सही है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को एक अलग सी वीडियो में टाइम पीरियड का भी बताना सिखा दूँ, क्योंकि जो फ़ॉर्मूला डिराइव करने वाला होता है ना, वो अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। हमारे जो बुक में दिया हुआ है वो उन्होंने बगैर किसी हेडिंग के, बगैर किसी चीज़ के दिया हुआ है, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊँ जिस तरह आपने पेपर में लिखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हुई तो लेट मी नो। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।